तो लगता है कि काश वापस आए तो हम उसको और अच्छे से जी पाएं। और ऐसा है, क्षण तो वही है कि जवानी फिर से वापस आए। जवान होना चाहते हैं। अच्छा, जवानी मगर फिर से वापस आएगी तो हम लोग और अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि क्या आपको अगर लगता है कि जवानी में ही सब कुछ अच्छा होता है? आप तो सीनियर सिटीजन है, फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल अलग क्यों है आपका कहना सही है, लेकिन जो आदमी यंग होता है उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसे सुरीले व्यक्ति से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने रेलवे में लगभग 35 साल सेवाएं दी और अब वो सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने एक और अलौकिक काम किया जिसकी चर्चा हम बातचीत के दौरान उनसे करेंगे। चलिए मिलते हैं मनोज त्रिवेदी जी से। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सर। मनोज जी, जैसा कि हमने आपका पक्ष रखा कि आप सुरीले व्यक्ति हैं, वो तो मैं पूछूंगा ही। अब आप मुझे अपना छोटा सा परिचय दीजिए कि कहाँ के आप रहने वाले हैं। मैं रहने वाला तो वास्तव में कानपुर का हूँ, और पढ़ाई जो कुछ हुई है, मेरा जो शिक्षा हुई है वो बुंदेलखंड हुई है। तो कहाँ तक आपकी असल शिक्षा हुई है? असल शिक्षा मैंने MSc मैथमेटिक्स और B.Ed किया हुआ है। तो उसके बाद फिर आप जीविकोपार्जन के लिए रेलवे में कैसे आए? उसके पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया? उसके पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, झांसी में किया है, कई जगह पे 3-4 जगह प्राइवेट किया। शिक्षण संस्थान में? शिक्षण संस्थान में तो 8वीं में किया था। उसके पहले मैं यहाँ ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को, होम ट्यूशन पढ़ाता था। इसके बाद प्राइवेट में नौकरी की, फिर इसके बाद मैंने बबीना में जो है केंद्रीय विद्यालय में 6 महीने टेम्परेरी काम किया, एडॉप का काम किया। इसके बाद मेरा रेलवे से कॉल लेटर आ गया मेरा, तो फिर मैंने रेलवे चला दिया। मतलब सर्विस कमीशन रेलवे से आपका हुआ? जी बिल्कुल। और फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? प्रथम ट्रेनिंग होती है पहले मेरी ट्रेनिंग हुई है चंदौसी में, JGH चंदौसी में, लगभग 3.5 महीने की ट्रेनिंग हुई। किस पद पे आप आई थी? मैं आरक्षण रिजर्वेशन कम इंक्वायरी लेवल पे। आपको शॉर्ट में कुछ कहते हैं? ECRC जी, रेलवे दिवस। आपने बातचीत में बताया कि ECRC पहला बैच था। हाँ, मेरे सबसे पहला बैच मेरा ही था, जो नॉर्दर्न रेलवे ने शुरू किया था। ECRC पहला पद निकाला था। इससे पहले रिजर्वेशन में जो भी जाता था वो बुकिंग से जाते थे। तो आपका मतलब जो पोस्टिंग हुई या अपॉइंटमेंट हुआ तो नॉर्दर्न रेलवे के लिए हुआ? जी, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ वो नॉर्दर्न रेलवे में हुआ। तो फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई है? फर्स्ट पोस्टिंग मेरी दिल्ली हुई, न्यू दिल्ली पे। तो उसके बाद फिर हमारी झांसी में करवाई। फिर इसके बाद मैंने वहाँ से ट्रांसफर मांगा, पूर्ण रोकेश ट्रांसफर मांगा, और लगभग मेरा 1.25 साल बाद झांसी ट्रांसफर हुआ और मैं झांसी आ गया। तो झांसी में रहे आप या कहीं बाहर रहते? कुछ दिनों में झांसी में काम किया, करीब 1-1.5 महीने। इसके बाद मेरी पोस्टिंग जो यहाँ के अधिकारियों ने मुरैना कर दी। अच्छा, मुरैना, जहाँ डाकुओं का साम्राज्य का? बिल्कुल, जहाँ जिसको लोग डाकुओं का साम्राज्य कहते हैं। और मुरैना से एक्चुअली में क्या है कि मान के चलिए, प्रथम मैं मुरैना पहले भी जा चुका हूँ जी। वहाँ पे नेशनल यूथ प्रोजेक्ट का कैंप लगता है। अच्छा, आपकी रोजगार के पहले? रोजगार के पहले, नौकरी के पहले NYP का कैंप लगता था। जी। यहाँ BKD से गया था। अच्छा, मैं गया था वहाँ पे 15 दिन रहा था। अच्छा। सुब्रमण्यम साहब जो लगाते थे, तो वहाँ की आबोहवा से आप वाकिफ थे, इसलिए आप चले गए। इसलिए वहाँ चले गए। तो वहाँ कितने समय तक रहे आप? लगभग हमने 10 महीने नौकरी की सर। फिर झांसी आ गए? फिर झांसी ट्रांसफर होकर आ गए। फिर आपका रिटायरमेंट कब हुआ? रिटायरमेंट मेरा हुआ है जून 23 में। कितने वर्ष दिए रेलवे को? लगभग 34 वर्ष, कुछ महीने और कुछ दिन। त्रिवेदी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? पारिवारिक परिचय संक्षेप में दीजिए। परिवार में मेरा एक बेटी है और एक बेटा है और पत्नी है। दोनों के नाम और उनके बारे में बताइए। बेटी का नाम मेरी दीक्षा त्रिवेदी है और बेटे का नाम वंश त्रिवेदी है और पत्नी का नाम सरोज त्रिवेदी है। तो बच्चों का स्टेटस क्या है, कहाँ है आजकल? बेटी मेरी डच बैंक, जिसको जर्मनी की बैंक है, उसमें डिप्टी मैनेजर है। कहाँ पोस्टेड है? वो इस समय पूना में पोस्टेड है। और बेटा स्कॉटलैंड में है, पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अभी उसका जॉब लगा, लगभग 1 महीना हुआ उसको। ट्रेनिंग चल रही है, 3 महीने की ट्रेनिंग उसकी। परदेसी अभी परदेसी है। लेकिन विवाहित नहीं है, लगभग 27 साल का है। और वहाँ पे जो पढ़ने गया था, एक्चुअली में वहाँ जो पढ़ने के बाद
वहाँ गवर्नमेंट का वो कंपलसरी है कि 2 साल आपको यहाँ ट्रेनिंग वो करना सेवा न। हाँ, उसने फॉर्म बॉन्ड भरा ना, अच्छा। वो बॉन्ड के कारण उसको रुकना पड़ रहा है। अब मैं आपका एक जो छुपा हुआ पक्ष जिसके लिए हम आज हाजिर हुए, आपका म्यूजिकल जो एटीट्यूड है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि ये बड़ा तपस्या जैसा काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वास्तव में म्यूजिक जो है ना, सुर संगम, ये बहुत बड़ी तपस्या है। जब आप तपस्या करेंगे तो तब करके जो निकलता है वही जा करके म्यूजिक का आनंद ले पाता है। चलिए, कब से शुरुआत हुआ इस लहर की? 35 साल रेलवे में नौकरी करी जी। मुझे म्यूजिक का शौक तो बचपन से था, लेकिन मैं इस शौक को पूरा नहीं कर पाया। रेलवे ने अवरोध किया। ये रेलवे की नौकरी में कभी रात को आना, दिन में आना, तो मैं रेलवे की नौकरी में ये म्यूजिक के शौक का बिल्कुल भी दबा रहा, लेकिन मिटा नहीं। बिल्कुल हमारे दिल के अंदर बैठा रहा। और इसके बाद जब फ्री हुआ तो मेरे बच्चों ने और मेरे मित्र ने उन्होंने कहा, अब तुम्हारे जितने शौक रह गए हों सब शौक तुम कर डालो, यही सबसे गोल्डन समय है। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा, मैं म्यूजिक का शौक था, तो मैं अपना घर बैठे म्यूजिक का थोड़ा सा घर किया गया। आपने बातचीत में बताया कि कोई आपके ऐसे वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने आपको इसकी जो है प्रेरणा दी और वो आपको और आगे लेके आए। जी जी बिल्कुल, हमारे चितरंजन गोस्वामी जी हैं, जो हमारे रेलवे से DCI मतलब कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, सबसे बड़े कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, वहाँ से रिटायर हुए। उनने हमसे कहा कि तुम क्या करते रहते रिटायरमेंट में? मैंने कुछ नहीं, गाना सुनते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते, टीवी देखते रहते, बर्बाद करते समय अपना। बोले गाने का शौक है? मैं गाने का शौक है। बोले तुम मेरे पास आओ और मुझे भी गाने का शौक है, अपन बैठ के गाया करेंगे, हम तुम्हें टिप्स देंगे ताकि तुम आगे जल्दी से गा सको। तो वास्तव में म्यूजिक के गुरु वही माने जाए? म्यूजिक के गुरु वही हमारे वास्तव में उन्होंने हमको शिक्षा दी, जिस कारण से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, धीमे धीमे करके आज मैं आप लोगों के लिए से इतना गा लेता हूँ कि लोगों को अच्छा लगता है। जी त्रिवेदी जी, आपका एक पक्ष और भी है जो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो। आपने झांसी में, हमारी अपनी झांसी में, हमारी झांसी में आपने एक मंदिर का निर्माण कराया, उसका भी डिटेल आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। मेरी माता जी जो थी, वो क्या नाम था उनका? रिद्धि त्रिवेदी, श्रीमती रिद्धि त्रिवेदी। वो साईं की बहुत भक्त थी जी, वो बचपन से भक्त थी। और मैं जब हाई स्कूल पास हुआ तो मुझे भी बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि मैं भी उनके संग सीढ़ी जाने लगा, उनको लेके जाने लगा। जाने के बाद वो बेचारे हर साल में 2 बार जाती थी मेरे संग में, और मुझसे ये कहती थी, बेटा मेरे लिए एक छोटा सा झांसी में मंदिर बनवा देना, साईं का बनवा देना, एक मंदिर बनवा देना, और आप सुबह छोड़ आया करना, शाम को हमको लेवा जाना कर। मैं वहीं बैठा रहा। मतलब उनसे वो जब वो चलने में असमर्थ हो गई, तुमने उनको ये बात कही, उनको लगा कि यार हो सकता है कि माता जी की बात हो सकता है। फिर मैं बोलूँ वो बात मेरे अंदर घर कर गई। ये मान के चलो, या मान के चलो कि ईश्वर का आदेश था वो। कौन से साल में आपने मंदिर बनवाया? लगभग ये मान के चलिए मंदिर बनाया 2012 में स्टार्ट हुआ, 2013 में काफी हो चुका था मंदिर। आपने बातचीत में ये भी बताया था कि मंदिर का निर्माण जो आपने कराया वो एक बहुत झांसी के विख्यात आर्किटेक्ट थे, उनका भी उल्लेख कीजिए। जी जी बिल्कुल। जो मंदिर का जो नक्शा बनाया गया है वो एक झांसी के माने हुए प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट का बना हुआ है, वो हजेला जी। हाँ, ये आशीष हजेला जी। आशीष हजेला जी हैं, झांसी के माने हुए आर्किटेक्ट। उनसे हमने नक्शा बनवाया था और उन्होंने नक्शा बनवाया, और ईश्वर की कृपा से उन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं दिया। जी। मूर्तियाँ कहाँ से लाए आप? मूर्तियाँ हम लोग राजस्थान से लाए थे। राजस्थान से दोसा एक गांव पड़ता है, दोसा जगह स्टेशन का नाम है दोसा। दोसा से उतर करके जाना पड़ता है, 27 किलोमीटर दूर करीब वहाँ पर एक गांव है। वहाँ पूरे गांव में सिर्फ मूर्ति का निर्माण होता है जी। और लगभग जितने भी वहाँ लोग हैं, हर घर में मूर्ति बनती है, और सारे ब्राह्मण है। तो आपके यहाँ जो आपने मूर्ति को स्थापना की है वो कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं और किस आकार की है? एक तो द्वारकाधीश जी हैं, जो पूरे बुंदेलखंड में कोई मूर्ति नहीं है, और दूसरे साईनाथ जी हैं, जो भी बुंदेलखंड में उनकी तो कई मूर्ति हैं, लेकिन हमारी जो मूर्तियां हैं वो आदमकद मूर्तियां हैं। सारी मूर्तियां 5 फुट से ऊपर की हैं। तो ये मंदिर बनाया कहाँ है आपने? बनाया ये पाल कॉलोनी में, ग्वालियर रोड पे, हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ बना हुआ है। तो उसकी देख रेख वगैरह सब आप ही के जिम्मे है? वहाँ की उसकी देख रेख सब कुछ मेरे जिम्मे है, क्योंकि जब मैंने एक ऐसा प्रण लिया है तो मैं करता हूँ। और वहाँ देख रेख के लिए हमारे पंडित जी हैं, महाराज जी हैं,
और विद्वान आदमी है, वो देख रेख करते हैं। सुबह शाम पूजा पाठ होता है, आरती होती है, प्रसाद लगता है, साफ सफाई होती है। तो त्रिवेदी जी, जब आप वर्किंग में थे 2012 में, तो आप वर्किंग में होंगे, तो आपके दिमाग में मंदिर और उसकी देख रेख और सबका ताना वाना कैसे होना? ये एक मान के चलिए कि एक प्रकार का ईश्वर ने हमारे ऊपर ऐसा मतलब आशीर्वाद दिया था कि मुझे एक प्रकार का एक दिमाग में धुंध सी छा गई थी कि ये काम करना है, और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था उस समय। और जब कुछ नहीं सूझ रहा था तो मैं बिल्कुल जैसे आदमी पागल हो जाता ना, उस तरह से मेरा दिमाग हो चुका था। हाँ, मतलब आपको ये जुनून सवार हो गया था? बिल्कुल जुनून था जी। कि मैं उस जुनून में मैंने अपने घर वालों तक की बात नहीं सुनी थी, और फिर मैंने मंदिर का निर्माण कराया। जैसे भी हो, ईश्वर की कृपा से आज मंदिर बहुत अच्छी स्थिति में है। आप लोग आके देखिए और देखेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में झांसी में कोई मंदिर बना, वो आर्किटेक्ट का बना हुआ वही है। जी। त्रिवेदी जी, आपके कुछ ऐसी शौक जो दुनिया को पता ही नहीं, मैं चाहूँगा कि आज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से शेयर करें। मेरे तो शौक ऐसा है, जैसे घूमने का मुझको बहुत शौक। टूरिज्म का बहुत शौक है। कहाँ घूम के आए? मैं इंडिया में लगभग सारी जगह घूम चुका हूँ, अब सब जगह दोबारा फिर से जा रहा हूँ, क्योंकि तो इसका फायदा रेलवे की तरफ से मिला? जी जी बिल्कुल, रेलवे से मुझे ये फायदा मिला। रेलवे मुझे पास देती थी, पहले मुझको स्लीपर के पास मिलते थे। हाँ, तो सेकंड एसी का। अब सेकंड एसी का पास मिलता है। और चूंकि आप रिजर्वेशन में थे तो वहाँ भी मुश्किल नहीं आती थी? जी मैं रिजर्वेशन में था, इसलिए मुझे रिजर्वेशन की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। मैं पहले से एडवांस रिजर्वेशन करा के रखता था, आने जाने के सारे रिजर्वेशन कर लेता था। बकाया जो भी हमको होनी होती तो वहाँ जा करके हम लोग। तो टूरिज्म में आपकी पत्नी सहभागी रहती थी या आप अकेले घूमते? नहीं, टूरिज्म में मेरी पत्नी सहभागी, उनको भी शौक है टूरिज्म का। अच्छा। उनको भी बाहर घूमने का शौक है। तो हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो आपको लुभाया हो मन को, वो कौन सी जगह आपको लगी पूरे हिंदुस्तान में अब तक? जगह तो हिंदुस्तान में बहुत ही खूबसूरत है, अब किसकी क्या कहें, कौन सा फर्स्ट जो आपको अच्छा लगे, आपको बार बार जाने का मन हम करे। एक चीज बता सकते हैं आपको कि जो हम आपको आज कर रहे हैं कि जो मंदिर की प्रेरणा मिली वो मुझे पुरी से मिली है। अच्छा। पुरी में एक आश्रम है जी। बहुत अच्छा आश्रम है। अब मैं दोबारा पर पुरी जा रहा हूँ, वो एक आश्रम है। वो आश्रम बहुत विशाल जगह में बना हुआ है, विशाल दायरे में बना हुआ है, विशाल पैसा के लोगों को बहुत वक्त है। उसका छोटा रूप मैं मंदिर का लेके आया हूँ, वो झांसी मैंने उतारा। अच्छा, वही आकार? बिल्कुल वही आकार उतारा है। अच्छा। वो वहाँ बहुत विशाल में था, और हमारा जो मंदिर है उसी का सेम डिजाइन, मान के चलिए 90% वही डिजाइन में झांसी में लेके आया हूँ। जी। अब मैं आता हूँ फिर से वापस आपके म्यूजिक वाले पक्ष पे। रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर रेलवे वाले ही सोचते हैं कि अब तो आराम करना है, आराम के क्षण शुरू हो गए ही। आपने म्यूजिक में एक अलग प्रकार की एक एनवायरनमेंट, खुद तो आप जुड़े और लोगों को भी जोड़ा, तो उसके बारे में बताइए। जो आपका क्लब है जिसकी वजह से और भी लोग सुरीले हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। शुरू में हम लोग जब बैठे तो हम लोग 4-6 आदमी थे इस क्लब में, और हम लोगों ने इसका नाम दिया डायमंड म्यूजिकल एंड कल्चर ग्रुप। ठीक है, 4 से जब हमने लोगों को बताया, लोगों को बुलाया, अपने घर बुला करके गाने को सिखाया, गाना गवाया और रिकॉर्डिंग करी, तो लोगों के अंदर प्रेरणा मिली और उमंग जागी। और अच्छे लोग, कुछ लोग और जुड़े आ करके, जो झांसी में इनके बारे में मुझे जानकारी थी कि जो लोग संगीत के शौकीन है, मैंने उनके घर घर जा करके उनको खोजा। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या है, मैंने झांसी में ऐसे बहुत कुछ चीज देखी थी कि झांसी में कई ऐसे लोग थे जिनके अंदर म्यूजिक का बहुत शौक था, प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा था। वो प्लेटफॉर्म को मैंने बनाने की कोशिश की रिटायरमेंट में, क्योंकि मैं फ्री हो गया था। और फिर मैंने 4 से 6 से मैं यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया उसका नाम क्या है, और उसके कर्ता धर्ता जो फाउंडर हैं उनके नाम के साथ उल्लेख कीजिए। हमारा इसका पहले नाम था डायमंड म्यूजिकल एंड कल्चर ग्रुप, लेकिन फिर बाद में हमारे जब मेंबर बढ़ते गए और फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई इसकी। आज हमारे पास जो डायमंड म्यूजिकल एंड म्यूजिकल लवर्स ग्रुप के नाम से हमारा ग्रुप चलता है। और इसमें कमेटी है, 11 लोग हैं। मुख्य कौन कौन है? मुख्य में मेरा नाम है, आप तो है, राम कुमार गुप्ता जी हैं, सरावगी जी हैं, और विजय कुमार खरे जी हैं, पी.के. विसारिया जी हैं, और पवन नैयर जी हैं। उनका नाम ले रहे थे जो आपके गुरु हैं। हाँ, वो चितरंजन गोस्वामी जी, वो भी हमारे इसमें है। और ये क्या नाम, सोनी जी, किशन सोनी जी, झांसी के मानवीय चित्रकार, वो भी हैं हमारे। ये सब हमको सलाह देते हैं, और सलाह देते हैं। इनकी सलाह से, मैं तो उनसे छोटा हूँ, उनकी सलाह से मैं
धीमे धीमे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करते करते आज हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति पे आ चुके हैं। त्रिवेदी जी, आप ये बताइए कि अब इसके आगे, चूंकि आप और हम चौथी पारी खेल रहे हैं, इसके क्या आगे परिणाम होंगे और किस तरह की आपकी और नई योजनाएं हैं संगीत के संदर्भ में? संगीत के संग में ये मैं ये चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों को शौक है, संगीत का शौक है, अगर आपको शौक रखते हैं, आइए मेरे से जुड़िए। मैं सबको जोड़ूंगा और सबको प्लेटफॉर्म दूंगा। झांसी के अंदर आपके अंदर जो अभी तक आप नहीं कर पाए, वो मैं आपको करने की पूरी आपको कोशिश करूंगा कि आपको पूरी आज़ादी होगी। प्लेटफॉर्म दूंगा, आपको गवाऊंगा। कमाने के बाद आपका झांसी में नाम करूंगा। इस तरह से आपका प्रचार प्रसार होगा और आपके अंदर जो इच्छा थी दबी रही, वो इच्छा आपकी बाहर आ जाएगी। हाँ, कई बार शुरुआत रहती है, लोगों को मौका नहीं मिलता तो वो भावनाएं दबी रहती है। तो ये माना जाए कि आपका क्लब लोगों को एक नई स्फूर्ति पैदा कर। जी बिल्कुल सही है कि हमारे क्लब में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनको गाने का ABCD नहीं मालूम थी। आज वो 50 और 60% इतना अच्छा गाना गाते हैं कि आप जब सुनोगे तो आप कहोगे कि यार इनको आती नहीं है। ऐसे कई लोग थे, कम से कम 20-25 ऐसे लोग आए हैं इनको गाने की ABCD नहीं आती थी। उनको मैंने बताया, उनको टिप्स दिए। तो सारे सीनियर सिटीजन हैं या सब तरह के लोग हैं? लगभग हमारे इस समय 60 लोग हो चुके हैं और इसमें हमारी समय में जहाँ तक मेरा ख्याल है लगभग 42 लोग सीनियर सिटीजन हैं और सिर्फ 18 लोग जो हैं जो 60 साल के नीचे के हैं। और मैक्सिमम कितने एज का बंदा आपके यहाँ गाता है? हमारे यहाँ के लगभग 72 प्लस भी 2-3 लोग हो चुके हैं, 72 प्लस। इसमें हमारे किस तरह का गायन होता है? नई फिल्मों का, पुरानी फिल्मों का, गजलों का, भजनों का? हमारे यहाँ हम लोग ट्रैक सिंगिंग करते हैं। ट्रैक सिंगिंग में कोई भी आप गाना गा सकते हो। ट्रैक पे गाना गाइए, भजन भी गा सकते हो, गजल भी गा सकते हो, गाना भी गा सकते हो, कुछ भी गा सकते हो। सब चीज़ की आज़ादी है आपको कुछ गाने की। बस बढ़िया गाइए, बस गाइए अच्छा। अगर आपका स्तर नहीं है कोई बात नहीं, तो रिहर्सल करते हैं। हाँ, हम लोग रिहर्सल कराते हैं। महीने में 2-3 बार रिहर्सल कराते हैं लोगों से उनको, और 2-3-2.5 महीने में लगभग एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। 2-2.5 महीने में अच्छा, इवेंट्स करते हैं हम लोग, बड़ा कार्यक्रम करते हैं। हमारे 5 इवेंट हो चुके हैं अभी तक। उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। 5 इनके हो चुके हैं, 3 हमारे हो चुके हैं, क्या कहते हैं ये सभागार में। एक दीनदयाल सभागार में हो चुका है, एक पाल कॉलोनी में हो चुका हमारा जी। और IMA भवन में हमारे 2 हो चुके हैं जी। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे 5 बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। अब 6वें कार्यक्रम की तैयारी है और 6वां कार्यक्रम हमारा 4 जनवरी को तय है और वो भी उसके लिए हम लोगों ने जो जगह तय की है वो है कालीवाड़ा। जो है शहर में जो काली जी का मंदिर है, कालीवाड़ा है, तो उसमें हम लोग करने जा रहे हैं बड़ा कार्यक्रम। अच्छा, तो आपके इस ग्रुप में भागीदारी महिलाओं की भी है या सिर्फ पुरुषों की? जी बिल्कुल, हमारे ग्रुप में करीब 8 से 10 महिलाएं हैं और रफ्तार बढ़ी रही। हाँ, धीमे धीमे बढ़ी रही हैं और कुछ महिलाएं बहुत अच्छा गाती है हमारे यहाँ पे, कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे और महिलाएं आएँ ताकि और अच्छे सिंगिंग हो, क्योंकि महिला जाने से डुएट्स जब करते हैं तो वो सुनने में श्रोताओं को बहुत अच्छे लगते हैं, कर्णप्रिय होते हैं। सिंगल गाने का मजा अलग होता है और डुएट्स गाने का मजा और सुनने वालों को मजा अलग होता है। ये त्रिवेदी जी, ऐसी कोई बात जो आपके जीवन को हर पल याद दिलाती है? अगर आपसे कहा जाए कि आपको पिछला समय वापस आए और आपके अनुकूल रहे, तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसे कौन से क्षण जो हो जो आपको मिले और उसको आप फिर से जीना चाहें? ऐसा कोई क्षण जो आपको लगता है कि काश वापस आए तो हम उसको और अच्छे से जी पाए? और ऐसा है क्षण तो वही है कि जवानी फिर से वापस आए। जवान होना चाहते हैं। अच्छा, जवानी मगर फिर से वापस आएगी तो हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आपको लगता है कि जवानी में ही सब कुछ अच्छा होता है? आप तो सीनियर सिटीजन है, फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं बिल्कुल, आप अलग क्यों है? आपका कहना सही है, लेकिन जो आदमी यंग होता है उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है। हम लोग भी ऊर्जावान है, ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग 60 के ऊपर के, सब 60 के ऊपर के काफ़ी अच्छे ऊर्जावान लोग हैं। लेकिन जो आप यंग एज में कर पाओगे, जो हमारे यहाँ 50 साल के आदमी है और 45 साल के जो सिंगर्स हैं, जितना अच्छा वो गाते हैं उतना हम लोग 62 में नहीं गा पाते। लेकिन कोशिश बराबरी उनकी करते हैं, ऐसा नहीं कि करते। अगर वो 20 गाएंगे तो हम लोग 19 गाते हैं।
ऐसा नहीं करते, उनका पीछा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पीछा करते हैं। और कुछ तो ऐसे है कि बराबर गाते हैं, ऐसा नहीं, हमारे कुछ ऐसे 60 के ऊपर के कलाकार जो बराबर उन्हीं के बराबर गाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको संगीत का शौक है, टूरिज्म का शौक आपकी जीवन संगी को भी है, तो गाने का शौक भी आपकी जीवन संगी को है? नहीं, गाने का शौक उनको बिल्कुल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर मैं अलग जगह आ रहा हूँ। पहले तो बहुत सुनने का है, हाँ सुनती है, पहले तो उन्होंने बहुत विरोध किया मेरा, लेकिन अब धीमे धीमे उनको भी लगा कि अब ये कोई नहीं है, अब उनके मानेंगे नहीं। हाँ नहीं, अब उनके अंदर धीमे धीमे अलग जगी है, तो ये मानेंगे भी नहीं। अब जो मानेंगे नहीं तो अब धीमे धीमे उनको ला रहे हैं, और अब थोड़ा सा वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। तो आने वाले कल में डायमंड ग्रुप में उनकी भी भागीदारी खुल के दिखेगी? अब वो सिंगिंग तो नहीं करेंगी, मुझे मालूम है, अच्छी श्रोता बन के हाँ श्रोता में आएंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, मिलेंगी, बैठेंगी, लेकिन सिंगिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंगिंग का शौक नहीं है, सुनने का है जी, सुनने का वो भी आपने पैदा किया। हाँ सुनने का शौक तो उनको पहले से था जी, लेकिन उनको सुनने का शौक हाई क्वालिटी शौक है। अच्छा, जो बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे तो सुनने का शौक था। तो आपको वो किस क्वालिटी में रखती हैं? ये उनसे पूछिए। चलिए, तो ये थे मनोज त्रिवेदी जी, जो अपने मन की बात बड़ी खूबसूरती के साथ, हंसते हंसाते बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।